हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों आज की वीडियो में देखिए दोस्तों, मैं लाया हूं 7 अक्टूबर में जो भी एसएससी एमटीएस के जो पेपर हुए हैं फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के, उसके जीके के प्रश्न में इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। वीडियो पर अंत तक बने रहना, सारे प्रश्न हम कर लेंगे। जीके जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, इसकी जो है पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। पीडीएफ में पासवर्ड लगा हुआ है, वो पासवर्ड मैं इस वीडियो में ही बताऊंगा, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहना, ध्यान से वीडियो को देखना। देखिए पासवर्ड जो है 8 डिजिट का है, वो उसमें जो है मैं डिजिट बताता रहूंगा। जैसे एक डिजिट आएगी तो दो डिजिट आएगी, अगली डिजिट कौन सी है तो मैं वो डिजिट बताता रहूंगा, इसलिए आप उनको नोट करते रहना। और मैं इसका जो है पूरा सॉल्यूशन करने वाला हूं फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में जो भी 7 अक्टूबर में जीके के प्रश्न एसएससी एमटीएस 2024 में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एसएससी एमटीएस 7 अक्टूबर 2024 पूछे गए सभी प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न था, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। देखिए टेलीग्राम के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप ज्वाइन हो जाना, और उसका उस पीडीएफ में पासवर्ड लगा हुआ है, मैं पासवर्ड भी इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए सबसे पहला जो डिजिट है वो 9 है, तो 9 आप याद रखना। तो देखिए सबसे पहला डिजिट है उसमें 9, और 8 डिजिट का है, मैं 8 डिजिट इसी वीडियो में खत्म होते होते बता दूंगा। तो पहला डिजिट मैंने बता दिया है। तो क्या है, माई कंट्री माई लाइफ बुक के लेखक कौन है? माई कंट्री माई लाइफ बुक के लेखक है लाल कृष्ण आडवाणी, ये पूछा गया था। देखिए ये जो पुस्तक है ये आत्मकथा है इनकी लाल कृष्ण आडवाणी की। इस पुस्तक का जो विवेचन है ये 2008 में एपीजे अब्दुल कलाम जी ने किया था। और अगला प्रश्न पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? तो 943 था। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक स्टेट में सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, तो वो केरल का कितना है? 1084। और सर्वाधिक अगर यूटी में पूछा जाए, केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए, सर्वाधिक जो लिंगानुपात है तो वो पुडुचेरी का है, 1037 है। ठीक है। वहीं अगर आपसे सबसे कम पूछ लिया जाए, सबसे कम लिंगानुपात किस स्टेट का है, तो हरियाणा का है। कितना है? 879 879। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे कम यूटी में किसका है लिंगानुपात, तो दमनदीप का कितना है? 618। नेक्स्ट है सरहुल त्योहार, ये कहाँ मनाया जाता है? तो सरहुल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? याद रखना है, ये सरहुल त्योहार मनाया जाता है झारखंड में। ठीक है। ये क्या है? देखिए नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है सरहुल त्योहार, बसंत ऋतु में मनाया जाता है, और उराव, मुंडा और हो आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है ये। और शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन से चैत्र पूर्णिमा तक 3 दिन तक ये मनाया जाता है। इसका जो अर्थ होता है, सरहुल त्योहार का जो अर्थ होता है वो होता है वृक्षों की पूजा। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ये डिटेल से मैं करा रहा हूं। अगला है 2023 महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी फाइनल मैच में भारत ने जापान को जापान को हराया था। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो 4-0 से हराया था। रांची स्थित मरंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेला गया था। ये जो मैच खेला गया था ये यहाँ पर खेला गया था। ये अगला है झारखंड की सलीमा टेटे को, इसी से रिलेटेड है ये, झारखंड की सलीमा टेटे को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। अगला है भारतीय टीम के लिए संगीता ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 6 गोल किए थे, और चीन की जियाकी झोंग ने 7 गोल के साथ टॉप स्कोरर रही। ठीक है। ये इसी से रिलेटेड ये सारी डिटेल है। नेक्स्ट पूछा गया, उदय शंकर ये किससे संबंधित हैं? तो उदय शंकर फ्यूजन स्टाइल ऑफ डांस के ये नर्तक थे, और 1971 में इन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका था। 1982 में नेहरू कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसका विजेता देश कौन था? तो विजेता देश था कोलकाता। भारत में यह आयोजित हुआ था। ठीक है। भारत में आयोजन इसका हुआ था, और कोलकाता भारत में इसका आयोजन हुआ था। और इसका जो विजेता देश था ये उरुग्वे था। ठीक है। ध्यान रखना है, उरुग्वे इसका विजेता देश था, और ये आयोजन हुआ था कोलकाता भारत के अंदर। ठीक है। 1983 में जो हुआ था कोचीन भारत में आयोजन हुआ था, यही अगला 1983 में हुआ था, और विजेता इसका था हंगरी। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा गया था, 1982 के एशियाई खेलों में फुटबॉल विजेता टीम। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए 1982 के एशियाई खेलों में फुटबॉल विजेता टीम कौन रही थी, तो ये इराक रही थी, और कुवैत दूसरे नंबर पर रहा था, तीसरे नंबर सऊदी अरब। तो यानी गोल्ड इराक ने जीता था, कुवैत सिल्वर जो जीता था कुवैत ने, और सऊदी अरब ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 1981 में ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए 1951 में पहली बार भारत ने एशियाई खेलों में फुटबॉल का गोल्ड पदक जीता था। अगर पूछ लिया जाए तो सबसे पहले एशियाई खेलों में फुटबॉल का गोल्ड पदक भारत ने कब जीता, तो 1951 में जीता था। ये हो जाएगा। कुवैत ने 1982 में फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया, और 1980 में एफएफसी एशियाई कप जीतने वाली पहली अरब टीम थी। और अगला प्रश्न पूछा गया था इस तरह से था कि इनमें से मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो देखिए मौलिक कर्तव्य समर्पण, संरक्षण, ये मौलिक कर्तव्य इस तरह से ऑप्शन थे। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो वोट डालना कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि एक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट है अरविंद पारिख
किस घराने से संबंधित हैं? तो अरविंद पारिक किस घराने से संबंधित है? इमदाद खानी इटावा घराने से संबंधित है। इमदाद खानी इटावा घराने को विलायती खानी घराना भी कहते हैं। अगला है सितार वादक विलायत खान के शिष्य। सितार वादक विलायत खान के शिष्य थे ये अरविंद पारिक। और अरविंद थाटे अगर पूछा जाए आपसे तो ये मेवाती घराना से है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि ये अरविंद थाटे से प्रश्न पूछा गया था, कुछ कह रहे थे अरविंद पारिक से। तो अगर अरविंद थाटे से पूछा गया था तो अरविंद थाटे ये किस घराने से? मेवाती घराने से संबंधित हैं। और ये अरविंद थाटे हारमोनियम वादक हैं और ये पंडित जसराज के शिष्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हर्षवर्धन की बहन की शादी किससे हुई थी? तो ये हुई थी गिरह बर्मन से। ठीक है, हर्षवर्धन की बहन कौन थी? राजेश्वरी। ये गिरह बर्मन थे, ये कन्नौज के मोखरी वंश के शासक। और ये हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के शासक थे। हैंसोंग चीनी यात्री जो आया था ये हर्षवर्धन के शासनकाल में ही आया था। और हर्षवर्धन की पत्नी का नाम दुर्गावती, बेटे थे इसके भाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन। ठीक है, नेक्स्ट है 13वीं शताब्दी में केरल आया था। 13वीं शताब्दी में केरल आए थे, ये आए थे मार्को पोलो, इब्न बतूता और फैक्सियन। इस तरीके से ये हो जाएगा इसका आंसर। महलवाड़ी व्यवस्था में गांव के मुखिया से टैक्स लेने की प्रथा को कहा जाता था, ये बंदोबस्त कहा जाता था। और जो लेता था इस टैक्स को उसको लंबरदार भी बोला जाता था, लंबरदार कहा जाता था। 1822 में पश्चिम ये जो महलवाड़ी प्रथा थी 1822 में बंगाल के उत्तर प्रदेश नहीं है दोस्तों, सॉरी, उत्तर पश्चिमी प्रांतों में होर्ट मैकेंजी द्वारा और बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा समीक्षा की गई। ये इतनी इसकी डिटेल है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर। ये प्रश्न पूछा गया था कि न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर ने 23 फरवरी 2023 को किस राज्य के 24वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली? तो ये आंध्र प्रदेश के। और आंध्र प्रदेश की अगर लोकसभा सीटों की बात की जाए तो ये हैं 25। लोकसभा सीटें 25 हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं। और आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है काला हिरण, राजकीय पक्षी है रमा चिलुका। और आंध्र प्रदेश में ही नागार्जुन सागर बांध पड़ता है जो कि कृष्णा नदी पर है। और धोलेश्वरम बैराज पड़ता है गोदावरी नदी पर। और पोलावरम बांध भी पड़ता है गोदावरी नदी पर ही। अगला पूछा गया था लाइसोसोम में द्रव बनता है। तो लाइसोसोम में द्रव बनता है वेसिकल बॉन्डिंग के जरिए बनता है। जो लाइसोसोम है इसमें गोल्गी नेटवर्क संलग्न द्वारा एंडोसोम के साथ बनते हैं ये लाइसोसोम। अगला पूछा गया था कृष्णा नायर। ये कृष्णा नायर किससे संबंधित हैं? तो ये कथकली नर्तक हैं। 1970 में इन्हें पद्म श्री भी मिल चुका है। और ये कथकली नर्तक और कौन कौन से हैं? तो गुरु गोपीनाथ ये भी कथकली नर्तक हैं। और चैगुन्नूर और रमन पिल्ले ये, ठीक है, ये भी कथकली नर्तक हैं, इसलिए ध्यान रखना है। गांधी इरविन समझौता पूछा गया था कि ये कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था लंदन में। और ये इस गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। पूना पैक्ट कहाँ हुआ था? ये पूना पैक्ट ये यरबदा जेल पूना के अंदर 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। एक्टर विजय थलापति ने तमिलनाडु और पुदुचेरी के लिए 2 फरवरी को पार्टी की स्थापना की। ये किस पार्टी की स्थापना की थी? ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया। तो ये तमिजगा बेत्री कड़गम ये टीबी के जो पार्टी है इसकी स्थापना की थी। 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। ये प्रश्न पूछा गया। तो ये 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी राष्ट्रीय, और स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना थी। जो पासवर्ड है उसका अगला डिजिट है हमारा 5। ठीक है, ध्यान रखना है। 9 बता दिया, 5 बता दिया, तो 95 हो गया। अगला है इंदिरा गांधी नहर। ये कहाँ पड़ती है? इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में पड़ती है। और ये इसका पुराना नाम था राजस्थानी नहर। राजस्थानी नहर उसको बोला जाता था, पुराना नाम इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में। अगला प्रश्न पूछा गया था होली का दहन होली के कितने दिन पहले मनाया जाता है? तो होली का दहन जो मनाया जाता है ये 1 दिन पहले मनाया जाता है होली के। राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष ये उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ इसका आंसर हो जाता। अगला है हिमालय का हिस्सा है। हिमालय का हिस्सा से रिलेटेड पूछा गया। तो हिमालय का हिस्सा माउंट कामेट है। ये गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। नेक्स्ट पूछा गया कि आटे या ब्रेड में ईस्ट मिलाने पर आटा फूलता है, ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि ईस्ट में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, इसलिए आटा और या ब्रेड ये फूल जाता है। और अगला अगर इसी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि खमीर का उपयोग ये क्यों किया जाता है? तो खमीर का उपयोग किया जाता है किण्वन नामक प्रक्रिया के माध्यम से रोटी बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पूछा गया जब कोई नदी अपने मध्य मार्ग में होती है तो वह किसका निर्माण करती है? तो किसका निर्माण करती है? मेंढर्स और तालाब जैसी आकृतियों का निर्माण करती है। तो मेंढर्स ऑप्शन में था। नेक्स्ट जो है आपके ऑटोबायोग्राफी से पूछे गए, जो प्रमुख खिलाड़ी हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी से पूछे गए। जैसे प्लेइंग टू विन ये साइना नेहवाल की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है। इसी तरह से पूछा जा सकता है कि प्लेइंग इट माई वे किसकी है?
ये पुस्तक है सचिन तेंदुलकर की, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की, और द रेस ऑफ माई लाइफ ये मिल्खा सिंह की। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे। और नेक्स्ट अगली शिफ्ट की बात करें, फर्स्ट शिफ्ट के ये क्वेश्चन हो गए। अगली सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन ये हैं। देखिए जो अभी मैंने पासवर्ड बता दिए हैं वो मैंने कितने डिजिट के बता दिए, 9 5 ये बता दिया। अब है 6 ये बता दिया मैंने, 9 5 6। अगला है ये पूछा गया पोडा उड़ीसा की कृषि का हिस्सा नहीं है। उड़ीसा में मुख्य रूप से धान, मक्का, गन्ना, तिलहन, दलहन और सब्जियों की खेती होती है। मतलब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था कि पोडा ये क्या है, ये किसकी खेती नहीं है, उड़ीसा की खेती से संबंधित प्रश्न था। नेक्स्ट है सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन कब हुआ था। हृदय परिवर्तन कलिंग युद्ध के बाद हुआ था, 261 ईसा में जो है ये ईसा पूर्व में क्या हुआ था, ये युद्ध हुआ था, ठीक है, 261 ईस्वी में हुआ था, सॉरी 261 ईस्वी में सम्राट अशोक का ये हृदय परिवर्तन हुआ था। इसी तरह से कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन कलिंग युद्ध के बाद हुआ था। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के आसपास लड़ा गया था, 261 ईसा पूर्व के आसपास लड़ा गया था, ठीक है, ध्यान रखना। अगला है हु फंडेड द आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये कब की थी, 1875 में, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला है सदिश राशियों से क्वेश्चन पूछा गया था। सदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं। देखिए वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण की के साथ साथ डायरेक्शन दिशा की भी आवश्यकता होती है, तो उसको सदिश राशियां कहते हैं। सदिश राशियां कौन कौन सी हैं, वेग, त्वरण, बल और भार, ठीक है, ध्यान रखना। अंश, भवि, वेवत, इस तरह से एक ट्रिक होती है। अंश, भवि, वेवत, आ से क्या हो जाएगा आवेश, आ से संवेग, भा से भार और बा से वेग, और क्या है ये भवि वेवत, वेवत से बा से बल हो जाएगा, इस तरह से कैसे। अगला पूछे सदिश राशियां पूछी गई हैं। अगली शिफ्ट में हो सकता है अगली बार जो है आपसे अदिश राशियां पूछ ली जाएं, तो सदिश और अदिश राशियों को तैयार कर लेना। माइका किस प्रकार का खनिज है। माइका सिलिकेट है, ठीक है, ये अभ्रक है, ठीक है, अभ्रक एक उपयोगी खनिज है, यानी माइका किस प्रकार का खनिज है, क्वेश्चन पूछा गया। अनुच्छेद 16 से क्वेश्चन पूछा गया। अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है। देखिए प्रमुख आर्टिकल जो भी है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उनको आप ध्यान रखें, उनको आप तैयार कर लें, इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सार्वजनिक रोजगार मामले में अफसर की समानता, इससे रिलेटेड है ये अनुच्छेद 16। अगला है सैकरेनी महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो ये नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। यह सैकरेनी नागालैंड में मिनी हॉर्नबिल जनजातीय उत्सव के एक भाग के रूप में फरवरी माह में मनाया जाने वाला 10 दिवसीय त्योहार उत्सव है, 10 दिन तक मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि दीर्घकालिक बीमारी है, क्या है, मिर्गी। मिर्गी एक दीर्घकालीन बीमारी है जो किसके कारण होती है। तो मिर्गी किसके कारण होती है, मिर्गी एक दीर्घकालीन बीमारी है जो मस्तिष्क के कोशिकाओं में असामान्य विद्युत गतिविधि के कारण होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला कर्तन दहन प्रणाली उड़ीसा राज्य में, कर्तन दहन जो प्रणाली है उसको उड़ीसा राज्य में क्या कहा जाता है। तो उड़ीसा राज्य में इसको पमादमी कोमन या सैदा कहा जाता है। देखिए कुछ जो कर्तन दहन प्रणाली है उनको कुछ कुछ देशों में किस किस नाम से जाना जाता है, ये भी है कि मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। किसको, कर्तन दहन प्रणाली जो खेती की प्रणाली है इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में। वेनेजुएला में कोनुकू के नाम से जाना जाता है, कोनुको, और ब्राजील में रोका के नाम से जाना जाता है। मध्य अफ्रीका में मसोले के नाम से जाना जाता है, और इंडोनेशिया में लदांग के नाम से जाना जाता है, और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है इसको, कर्तन दहन प्रणाली खेती को। अगला प्रश्न पूछा गया प्रधानमंत्री शहर स्वनिधि योजना। तो इसके तहत शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को 1 साल के लिए कितने रुपए तक का वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाता है। तो कितने, इस तरीके का क्वेश्चन था। तो ये 10,000 रुपए तक का। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत है ये। एक क्वेश्चन पूछा गया मनरेगा से संबंधित। देखिए मनरेगा से संबंधित आपको ध्यान रखना, मनरेगा संबंधित इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसका नामकरण 2 अक्टूबर 2009 को हुआ था, और इसका पुराना नाम था नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, और इसका पूरा नाम फिर बाद में इसको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। कब, 2 अक्टूबर 2009 को। अधिनियम ये 2005 के तहत आई थी, ठीक है। नोडल एजेंसी इसकी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आता है। शुरुआत इसकी 2 फरवरी 2006 को हो गई थी 200 जिलों में, ठीक है। मनरेगा दिवस 2 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, इससे संबंधित क्या है कि इसके तहत जो है अकुशल श्रमिक जो है उनको 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, ठीक है। 100 दिन का रोजगार से संबंधित है। और संपूर्ण देश में जो इसकी शुरुआत हो गई थी वो हो गई थी 1 अप्रैल 2008 को, ठीक है। नेक्स्ट, बीसीसीआई ने WIPL के 2023 टीम नीलामी में कितने रुपए की कमाई की। तो कितने की कमाई की थी, ये देखिए इतने रुपए की कमाई की थी, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट,
रामपुर शहबाज घराने के संस्थापक कौन थे? रामपुर शहबाज घराने के संस्थापक थे उस्ताद इनायत हुसैन खां। ठीक है। ग्वालियर घराने के जन्मदाता कौन थे? हद्दू खां व हस्सू खां के दादा नत्थन पीर बख्श माने जाते थे। ठीक है। नेक्स्ट है, ये घरानों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कुछ घराने भी हैं आपको ध्यान रखने हैं। कुछ प्रमुख घरानों के संस्थापक, जैसे दिल्ली घराना हो गया, दिल्ली घराने की स्थापना की थी सिद्दार खान ने की थी, और लखनऊ घराने की स्थापना मियां बख्शू खान ने की थी, और फर्रुखाबाद जो घराना है इसकी स्थापना हाजी विलायत खान ने की थी, इसका ध्यान रखना है। अगला है पंजाब घराना, पंजाब घराने से इसकी जो स्थापना है इसकी लाल भवानी सिंह ने की थी, और मेवाती घराने की स्थापना वाहिद खान बीनकार और घग्गे नजीर खान ने की थी। बनारस घराने की स्थापना पंडित राम सहाय ने की थी। तो ये कुछ घराने हैं, इस घराने से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखना। जैसे कि रामपुर शहबाज घराना हो गया, जैसे कि पटियाला घराना हो गया, दिल्ली घराना हो गया, लखनऊ घराना हो गया, तो ये सारी जो है इन घरानों को आप तैयार कर लेना। ये सारी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। आपका जो पासवर्ड मैंने बता दिया है 6 8 भी बता दिया। ठीक है। उसके बाद है 7 8। ठीक है। अब दो डिजिट का और रह गया वो भी मैं बता दूंगा, तो वीडियो पर अंत तक बने रहना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है डॉक्टर पुरुषोत्तम दधीच, जिन्हें 2020 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये किस राज्य से संबंधित हैं ये पूछा गया था। तो ये एक कथक नर्तक हैं, ये मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है। ये 2020 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, विधि आयोग ने क्या जारी रखने का सुझाव दिया? तो विधि आयोग ने क्या जारी रखने का सुझाव दिया? राजद्रोह कानून को बरकरार रखना। 22वें विधि आयोग ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के ए को बरकरार रखने की सिफारिश की, जो राजद्रोह से संबंधित है। ये करंट से क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि महाबलीपुरम में किनारे के मंदिर किसने बनवाए थे? जो महाबलीपुरम में उसमें किनारे के मंदिर किसने बनवाए थे? तो महाबलीपुरम में तट मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिन्हें राज सिम्हा के नाम से भी जाना जाता है, यह 1984 में जो महाबलीपुरम का मंदिर है 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ था। तो ये किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। इस तरह से क्वेश्चन था। तो मैंने आपका पासवर्ड बता दिया है, कितना बताया है? 95 68 इतना बता दिया है, 9568 और 7 ये भी बता दिया है, 8 यहाँ तक मैंने बता दिया है। अगले दो डिजिट और रह गए हैं, मैं वो भी बता दूंगा लास्ट तक होते होते। तो निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया। महाबलीपुरम का जो मंदिर है उसका निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है। अगला है नरसिंह वर्मन द्वितीय, ये इससे संबंधित कोई जो है जानकारी है छोटी सी। नरसिंह वर्मन द्वितीय पल्लव साम्राज्य के थे। ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम शहर की स्थापना की थी। शहर की स्थापना महाबलीपुरम की ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी। और कृष्णा प्रथम ने एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। राजराज चोल प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। तो ध्यान रखना है आपको, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया यानथुंगो पैटर्न, जिन्हें बाई पैटर्न के नाम से भी जाना जाता है, नागालैंड के एक भारतीय राजनीतिक और किस भारतीय राज्य के वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं? तो ये किस उप मुख्यमंत्री किसके हैं? यानथुंगो पैटर्न ये नागालैंड के हैं। ठीक है। नागालैंड के उप मुख्यमंत्री हैं। इनमें से कौन सी लैगून झील नहीं है? देखिए लैगून झील से क्वेश्चन ये बार बार आता है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना। देखिए अष्टमुडी झील, चिल्का झील और पुलिकट झील ये सभी लैगून झील के उदाहरण हैं। तो लैगून झील नहीं है। अगर इसके अलावा कोई और दिख रही हो तो वो लैगून झील नहीं हो सकती है। ठीक है। ये मेन आपको ध्यान रखना लैगून झील। और नैनीताल झील, नैनी झील उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के नैनीताल जिले में स्थित है, एक प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी, एक ध्यान रखना, भारत की सबसे बड़ी जो लैगून झील है वो चिल्का झील है, उड़ीसा में पड़ती है और पूर्वी तट में स्थित है। यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है। और भारत की सबसे बड़ी झील अगर मैं बात करूं तो भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे लंबी झील की बात करें तो यह वेम्बनाड झील है। वेम्बनाड झील केरल में पड़ती है। वेम्बनाड झील ये सबसे लंबी झील है, ध्यान रखना। अगला है ये क्वेश्चन पूछा गया किस राज्य का लोक नृत्य है? क्या कौन सा लोक नृत्य? दप्पू डांस। दप्पू डांस ये है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का लोक नृत्य है। ठीक है। अगला पासवर्ड, आपको पासवर्ड का जो डिजिट है अगला क्या है? 9 है। ठीक है। उससे अगला आंध्र प्रदेश के अन्य लोक नृत्यों में कुचिपुड़ी, बिलासिनी नाट्यम, आंध्र नाट्यम और भामाकल्पम, बीन नाट्यम, टप्पेटा, गुल्लू, लमाड़ी, ढिमसा, कोलट्टम ये आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट दप्पू नृत्य। देखिए दप्पू नृत्य में जो प्रयुक्त वाद्य यंत्र हैं वो कौन कौन से हैं? दप्पू नृत्य में वाद्य यंत्र तबला है, झांझ है, हारमोनियम, दप्पू, ये जो है दप्पू नृत्य में वाद्य यंत्र यूज होते हैं। इसलिए दप्पू नृत्य में तानपुरा का उपयोग नहीं किया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट आपसे जो है ऑटोबायोग्राफी पूछी गई थी, ये आत्मकथाएं, इनको तैयार कर लेना। ये सारी मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा टेलीग्राम पर, और उससे अगला डिजिट आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो मैंने कितनी बताई डिजिट आपको, सारी की सारी डिजिट बता दी।